नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। वहीं ऑलिव ग्रीन वर्दी और हेलमेट पहने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में सह पायलट के रूप में उड़ान भरी। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ने उड़ान के दौरान कॉकपिट में राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, प्रचंड हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता का एक सशक्त प्रतीक है। इस समय मैं जैसलमेर जिले के ऊपर उड़ान भर रही हूं। उन्होंने कहा कि मैं हमारे वीर सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। आपको मेरा सादर सलाम। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी सुधार और फाइनेंस पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, बीते कुछ वर्षों में बजट वेबिनार को मजबूत परंपरागत मिली है। साथ ही उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बजट को अलग थलग स्टैंड अलोन करके नहीं देखा जाना चाहिए। नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण, यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है और हमारे सामने वो बड़ा लक्ष्य है साल 2047 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। हर रिफॉर्म, हर आवंटन, हर बदलाव को इस लंबी यात्रा के हिस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए और इसलिए हर साल बजट के बाद होने वाले ये वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस साल के पहले बजट वेबिनार में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बीते कुछ वर्षों में बजट वेबिनार इसकी एक मजबूत परंपरा बन गई है। अक्सर बजट का आकलन अलग अलग पैरामीटर्स पर किया जाता है। कभी स्टॉक मार्केट की चाल पर बात होती है, कभी इनकम टैक्स प्रस्तावों पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय बजट कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता। वह एक पॉलिसी रोडमैप होता है। इसलिए बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस पैरामीटर्स पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, जो क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएं, जो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, जो जनता का जीवन आसान बनाए, उनके लिए नए नए अवसर बनाएं। बजट में इससे जुड़े निर्णय ही अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं।
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरे के दौरान दोनों देशों से बड़े पैमाने पर एमओयू और निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे प्रदेश में लगभग 5 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। जापान में 90,000 करोड़ से के एमओयू पर लगभग 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जबकि सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयू और करीब 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान सिंगापुर दौरे की उपलब्धियां भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे, जहां क्या क्या उपलब्धियां सिंगापुर दौरे के दौरान सीएम को मिली है। तो वहीं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे सिंगापुर जापान में निवेश समझौते को लेकर, और साथ ही सिंगापुर दौरे के दौरान क्या उपलब्धि, 60,000 करोड़ के एमओयू, 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। साथ ही इस दौरे के दौरान की ये उपलब्धि है एमआरओ, कार्गो हब, सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर, जो ये उपलब्धियां हैं इस दौरे के दौरान हमें मिली। लॉजिस्टिक, स्कीइंग, फिटनेस क्षेत्रों में सहयोग, जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा विकसित। तो वहीं सिंगापुर दौरे की उपलब्धियां हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। एमआरओ और कार्गो हब के रूप में विकसित करने की चर्चा, शीर्ष नेतृत्व से औद्योगिक और तकनीकी साझेदारी पर भी वार्ता, 60,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर, जहां सीएम योगी ने का निवेश दौरा अब संपन्न। साथ ही सिंगापुर दौरे के दौरान ये उपलब्धियां जो है मिली है, एमआरओ, कार्गो हब, सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर, और साथ ही लॉजिस्टिक्स, स्कीइंग और फिटनेस क्षेत्रों में भी सहयोग। 1 ट्रिलियन लक्ष्य की ओर अब यूपी बढ़ता जा रहा है, जहां जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब होगा विकसित। एमआरओ और कार्गो हब के रूप में विकसित करने पर चर्चाएं हो रही है। 1 ट्रिलियन लक्ष्य की ओर अब यूपी बढ़ता हुआ, जहां ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं सिंगापुर दौरे की उपलब्धियां। 60,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। साथ ही सीएम योगी का सिंगापुर जापान का ये दौरा जो सुपरहिट होता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी का दौरा जो सुपरहिट है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, जहां निवेश के लिहाज से पूर्व साथ ही कुल 1.5 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। साथ ही कुल 2.5 लाख करोड़ के निवेश भी प्रस्ताव दिए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी का सिंगापुर जापान दौरा, जहां दौरे के दौरान आपको बता दें, गाड़ियां, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक की भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो है साथ आई हैं। वहीं सीएम योगी का दौरा सुपरहिट, सीएम योगी का सिंगापुर जापान दौरा, ये दौरा किस लिहाज से भी सुपरहिट है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। निवेश के लिहाज से अभूतपूर्व रूप से आपको बता दें, कुल 1.5 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही कुल 2.5 लाख करोड़ के निवेश भी प्रस्तावित है। सीएम योगी का सिंगापुर जापान ये दौरा, जिसे हम आपको बता रहे हैं, ये सुपरहिट क्यों रहा और क्या इससे यूपी को क्या फायदे मिलने वाले हैं। कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर, 1 ट्रिलियन लक्ष्य की ओर अब यूपी बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी का ये दौरा सुपरहिट क्यों माना जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी का ये दौरा, जहां निवेश के लिहाज से अभूतपूर्व रूप से सफलता हासिल में 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। जापान दौरे की उपलब्धियां, जहां 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए गए। कृषि, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक क्षेत्रों में निवेश। जापान दौरे की उपलब्धियां, एओ सीरीज मैग्नेट ट्रेन की उन्नत परिवहन तकनीकी पर चर्चा, ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। जापान दौरे की उपलब्धियां, जहां जापान सिटी यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 500 एकड़ विकसित की जाएगी। 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही आपको बताते चले, सिंगापुर जापान में निवेश के दौरान ये उपलब्धियां मिली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बड़े पैमाने पर एमओयू और निवेश प्राप्त किए हैं, जिससे प्रदेश में लगभग 5 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। जापान में 90,000 करोड़ के एमओयू और लगभग 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जबकि सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयू और करीब 1 लाख करोड़ के निवेश प्राप्त किए गए। तो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए इन कंपनियों से ये समझौते हुए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुबेटा कॉर्पोरेशन, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, होंडा कोर्स इंडिया लिमिटेड, फुकेन कॉर्पोरेशन, मत्स्य एंड कंपनी लिमिटेड, मारुबेनी कॉर्पोरेशन और एमएफजी बैंक, जिनके साथ ये समझौते
और साथ ही सीएम योगी का ये दौरा सफल होता हुआ नजर आ रहा है। जापान दौरे में बड़ी उपलब्धियां रही। 90,000 करोड़ रुपए के समझौते एमओयू पे हस्ताक्षर हुए। कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित मिले। निवेश कृषि, मशीनरी, गाड़ियां, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन तक ये जो प्रस्तावित हुए सिंगापुर जापान के निवेश से ये फायदे। तो वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज हम इंदिरा गांधी के सरेंडर की दास्तान सुनाएंगे और कांग्रेस को इतिहास याद रखने की नसीहत भी दी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पोलित ब्यूरो की ओर से कांग्रेस पार्टी को 2 मिलियन की राशि दिए जाने का भी जिक्र पूर्व अधिकारियों के हवाले से किया गया। त्रिवेदी ने कहा कि इन तथ्यों पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर निशाना। इंदिरा गांधी के दौरे पर उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आज हम आपको सरेंडर के वंशानुगत कैलेंडर का एक नया अध्याय आपके समक्ष रखते हैं, क्योंकि आजकल इस विषय के ऊपर बहुत दुष्प्रचार, प्रायोजित दुष्प्रचार, संगठित दुष्प्रचार किया जाता है, कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट। तो आज हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्वकालीन सर्वशक्तिशाली माने जाने वाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सरेंडर की दास्तान और कंप्रोमाइज्ड को कंसाइज फॉर्म में आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के संदर्भ में, चूंकि कांग्रेस ने किताब की शुरुआत की है, तो कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि किताब का हिसाब बहुत खराब है उनके हिसाब से। तो किताब का हिसाब किताब उनके लिए बहुत सी चुनौतियां लेके आ रहा है। तो मैं सिर्फ कोट करना चाहूंगा कि पॉल मैगोर की बुक है स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड द सीक्रेट कोल्ड वॉर। उसमें वो क्या कहते हैं? उसमें वो कहते हैं कि भारत के व्यवस्था का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो उस समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जद में ना हो। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में वो ये कहते हैं, बहुत गंभीर बात आगे कहते हैं। वो कहते हैं, इन हिज 1978 मेमोयर ए डेंजरस प्लेस, Mohanian US ambassador confirmed that to his knowledge CIA has twice intervened in Indian politics. और अब इंटरवीन किस तरीके से किया है? On both the occasions, the agency has funneled money to the ruling Congress party. In one instance, the ambassador charged that the CIA money has been passed directly to Mrs. Gandhi in her capacity as the party president. मुझे लगता है कि अब इस कंप्रोमाइज को एनालाइज करने में किसी को बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर कहानी सिर्फ इतनी नहीं रुकती है, इसके बाद के ये सब पब्लिक डोमेन में है। ये भी मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि हम कोई एक नई चीज खोज के ला रहे हैं, हम सिर्फ जो सामने खड़ी चीज है उस पर से पर्दा उठा रहे हैं। वीके मेनन रिटेन्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद इंदिरा गांधी, दो कृष्णा मेनन Mrs. Gandhi has been so imbued with the ideas which closely fit the Soviet requirements. फिर उसके बाद सोवियत संघ के साथ एफिलिएशन की बात आती है, और उसके उपरांत ये तो CIA का उदाहरण है। अब मित्रोकिन्स आर्काइव में KGB के संदर्भ में अब लिखा हुआ है कि साहब पोलित ब्यूरो की तरफ से 2 मिलियन रुपीस, यानी उस जमाने में 20 लाख रुपए 1976 में कांग्रेस पार्टी को दिए गए, और एक बार पुनः 10 लाख रुपए दिए गए। उस जमाने में 10 लाख 20 लाख रुपए आज से 50 साल पहले बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और ये वहां के पूर्व अधिकारियों ने लिखा है। अब आइए साहब, इसके आगे वसेली मित्रोकिन एक अधिकारी था KGB का, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे दस्तावेज वहां से लेकर चला गया, और लंदन में जाके उसने 2006 में KGB के दुनिया भर में ऑपरेशंस के ऊपर किताब लिखी 2 भाग में, मित्रोकिन्स आर्काइव, KGB एंड द वर्ल्ड।
पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में भारत के बारे में लिखा है। अब उसमें और भी गंभीर बात है। इन इंडिया लिखा हुआ है, इन इंडिया ऑन मॉस्कोज इंसिस्टेंस बैक इन May 1976 that India altered the exchange rate of ruble on the import of Soviet goods from rupees 8.33 to rupees 10 to the ruble। यानी सीधे केजीबी के प्रभाव में कंप्रोमाइज करके भारत की रुपए की विनिमय दर रूबल के संदर्भ में बढ़ाकर 8.33 से 10 कर दी गई, ताकि सोवियत संघ से अधिकाधिक आयात हो सके और उसकी कीमत भारत के लोगों को चुकानी पड़े। तो वहीं दिल्ली में शराब नीति से जुड़े मामले में अदालत ने बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पूरा का पूरा फर्जी केस बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया और यहां तक कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया उन्हें, आपको बता दें, उन्होंने ये दावा भी किया कि उन्हें 6 महीने तक जेल में रखा गया और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लगभग 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। जहां शराब घोटाले में बरी केजरीवाल बरी होने के बाद रोते हुए नजर आए और साथ ही आपको बता दें, मैं करप्ट नहीं, पूरा केस फर्जी था, उन्होंने अपने बयान में कहा। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। होने के बाद केजरीवाल का ये बयान जो है सामने आया, मैं करप्ट नहीं हूं, पूरा का पूरा केस फर्जी था। उन्होंने अपने बयान में कहा, जहां सरकार ने उन पर फर्जी केस बताया शराब घोटाले में से बरी केजरीवाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वह और उनके सभी पार्षद एक टीम की तरह मिलकर राजधानी के निरंतर विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके काम के पीछे की ऊर्जा और प्रेरणा जनता से ही आती है। सीएम ने कहा कि वर्षों की मेहनत, अनगिनत सीढ़ियां चढ़ने और हर घर तक पहुंचकर हाथ जोड़कर समर्थन मांगने के बाद ये संभव हो पाया। 27 साल बाद दिल्ली में उनकी सरकार बनी। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए गए। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के विकास और जन कल्याण के लिए उनकी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये सब पूरी टीम बन करके, मेरे सारे निगम पार्षद, हम सारे पूरी टीम बन करके लगातार दिल्ली में विकास कार्य हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और उसके पीछे यदि कोई ऊर्जा है, कोई प्रेरणा है, तो वो आप सबकी है। आप सबकी एक मुस्कान, आप सबका दिया हुआ आशीर्वाद, आप सबकी दी हुई ऊर्जा ही हमारे काम करने की ताकत है। मुझे तो एक ही बात पता है, सालों की मेहनत के बाद न जाने कितनी सीढ़ियां आपने चढ़ चढ़ के एक एक घर संपर्क किया, लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन किया, केंद्र की योजनाएं हर घर तक पहुंचाई, तब जाकर के 27 साल बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनी है। और अगले 27 साल तक इस सरकार को रखने के लिए जो सेवा हमें दिल्ली की जनता की करनी है, जो काम हमें दिल्ली के विकास के लिए करने हैं, उसमें कभी भी सरकार रुकेगी नहीं। रोजाना अपनी गति बढ़ाएगी, रोजाना दिल्ली के विकास कार्य आगे चलेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। भाई योगेंद्र जी कह रहे थे कि विकास के लिए खजाने खोल दिए। भाई मैं तो ये जानती हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये जनता का पैसा है, जनता के विकास के लिए लगना चाहिए। इसलिए मैं सोचती हूं, माध्यम चाहे हमारे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो,
लगेगा तो विकास कार्यों में ही। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कहा, लगातार विपक्षी दलों पर राजनीतिक बेवड़ा के हिसाब से जबरन गलत मुकदमे किए जाते संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। जो तथाकथित शराब घोटाला था उसमें कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। बीजेपी का चाल चरित्र सामने आ गया है। हम चाहेंगे कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराया जाए ताकि जनता सही मुद्दों पर चुनाव कर पाए। और शायद ये भी आदेश दिया है कि जो आरओ है सीबीआई के, आईओ जो है सीबीआई के, उस पे जो है केस चले कि आखिर ऐसा क्या मुकदमा इन्होंने किया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया, बीजेपी का चाल और चरित्र जो है सामने आ गया है, उजागर हो गया है। और जो हर्जाना जो केजरीवाल जी को भुगतना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा, तो अब इसका खामियाजा जो है, इसकी भरपाई कौन करेगा। तो हम तो चाहेंगे कि भाई, मांग करेंगे कि भाई दिल्ली में जो है दोबारा जो है चुनाव कराया जाए ताकि अपने जनता जो है सही मुद्दे पर जो है चुनाव कर पाए। और ये लगातार केवल केजरीवाल जी नहीं, राहुल गांधी हो या लालू जी या हमारा पूरा परिवार शुरू से ही जो है बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार होता रहा है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी डीए केस जीत चुके हैं, फिर भी जो है ये मुकदमा किया गया। अब चाहे आईआरसीटीसी का घोटाला हो या लैंड फॉर जॉब का घोटाला हो, आज तक रेलवे ने माना ही नहीं है कि कोई घोटाला हुआ है। और इसकी ऑलरेडी 3 बार जांच सीबीआई पहले करके क्लोज कर चुका है। आपके जो रेलवे का डिपार्टमेंट है उसने जांच किया, पार्लियामेंट में ये सवाल उठा और हम लोगों को हर जगह से क्लीन चिट मिला, लेकिन ये चौथी बार से मुकदमा जो है कराया गया। और सीबीआई ने ये दलील दी है कोर्ट में कि पहले के 3-4 जांच अच्छे से नहीं हुए। अब बताइए, जो 3 बार जांच हो गया, रिलीफ हम लोगों को दिया गया, खुद सीबीआई ये कबूल करती है, फिर भी जबरन बिहार में हम लोगों को बदनाम करो, उस हिसाब से ये राजनीति बीजेपी करती रही है। और ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब जगह जो है भाजपा के लोगों ने हाईजैक कर रखा है। जो पीएमओ से या होम मिनिस्टर जो कहते हैं वही ये लोग काम करते हैं, ना कि बेस पे, ना तो फैक्ट पे, ना तो एविडेंस पे काम करते हैं। तो ये पूरी तरीके से ये सरकार का जो चेहरा असली है वो उजागर हो गया है। और हम लोग भी केस मुकदमा लड़ रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं, और हम लोगों को भी पूरा न्यायालय पे विश्वास है। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कलिकावु सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में कोऑपरेटिव लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। वहीं कलिकावु सर्विस कोऑपरेटिव बैंक की पहल के तहत शुरू की गई इस लेबोरेटरी का मकसद इलाके के लोगों को सस्ती और आसानी मिलने वाली, आपको बता दें, डायग्नोस्टिक सर्विस देकर हेल्थ केयर स्पोर्ट्स को, आपको सपोर्ट को बढ़ावा देना है। वायनाड की सांसद ने उद्घाटन के मौके पर मौजूद एक छोटी लड़की के साथ सेल्फी भी ली। तो वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अगरगांव स्थित बीएमडी सिस्टमेटिक सेंटर ने दक्षिण पश्चिमी दिशा में रिक्टर स्केल पर 5.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के झटके पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोग एहतियातन अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। कोलकाता शहर से कई वीडियो सामने आए जिनमें लोग इमारतों से बाहर निकलते और सड़कों पर जमा होते दिख रहे। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।